हम एनटीए आईआईटी जेई मेंस पेपर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पेपर नंबर 21 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ध्यान दें, मैं हर क्वेश्चन को उसके कॉन्सेप्ट के साथ एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप लोगों को रिवाइज करने में कोई दिक्कत ना हो। तो देखिएगा, इस पेपर का सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। C2H5FHCl हैड ऑप्टिकल रोटेशन माइनस का 45 डिग्री सेंटीग्रेड, सो विल बी। तो आपको बताना है इसका रोटेशन क्या है। तो ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करने का एक कॉन्सेप्ट होता है। वो कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं क्लियर कर दूं आपको। तो वो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर ये दोनों के बीच में अगर इनियोमर्स का रिलेशनशिप है तो ऐसी कंडीशन पर ये माइनस का 45 है तो ऑप्टेन का कॉन्फिगरेशन प्लस का 45 डिग्री होगा। और अगर ये आइडेंटिकल है, अगर दोनों कॉन्फिगरेशन आइडेंटिकल है तो इनके बीच में एंगल अगर ये माइनस का 45 है तो ऑप्टेन का एंगल भी माइनस का 45 होगा। और अगर ये डाइस्टियोमर्स का पार्ट है, किसका पार्ट है बेटा? अगर ये डाइस्टियोमर्स का पार्ट है तो यहाँ पर जो है एंगल का रोटेशन पॉसिबल नहीं है, अर्थात ऐसी कंडीशन पर इसका आंसर होगा कैन नॉट बी प्रेडिकेटेड। अब हमें पता करना है कि इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है। तो सबसे पहले आप देखिएगा, मैं फर्स्ट को अगेन दोबारा ड्रॉ कर रहा हूं। तो यहां पर आएगा CH2 CH3, यहां पर है FH, यहां पर आएगा Cl H और CH3। इसमें अगर नंबरिंग करेंगे तो यहां से नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5। तो यहां पर जो नंबरिंग होगी वो होगी 2 क्लोरो और 3 फ्लोरो, ये इसकी नंबरिंग होगी और इसका नोमेनक्लेचर होगा। और आप देखिएगा आपके पास जो सेकंड जिसमें हमें पता करना है कॉन्फ़िगरेशन, उसके अंदर ये फॉर्म दे रखी है आपको, ये फॉर्म है। यहां नंबरिंग यहां से होगी 1 2 3 4 और 5। यहां पर नंबरिंग अगर नोमेनक्लेचर लिखेंगे तो वो होगा 3 क्लोरो और 2 फ्लोरो। तो देखिएगा सबसे फर्स्ट है कि यहाँ पर इनके IUPAC नेम ही सेम नहीं है, और अगर इनके IUPAC नेम सेम नहीं है तो ये स्टीरियो आइसोमर्स नहीं, ये बेटा स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का पार्ट है। किसका पार्ट है? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का पार्ट है। और अगर ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का पार्ट है तो इसी कंडीशन पर इनके एंगल ऑफ रोटेशन के बारे में भी हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कैन नॉट बी प्रेडिकेटेड। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बेटा डी। हाँ, अगर इनमें इनियोमर्स का रिलेशनशिप होता, अगर मान लो ये स्टीरियोइसोमर्स होते और इनियोमर्स होते तो इसका आंसर होता प्लस का 45, आइडेंटिकल होते तो इसका आंसर होता बी, और अगर डाइस्टियोमर्स होते तो इसका आंसर होता डी। बट यहाँ पर इनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, अर्थात स्टीरियोइसोमर्स ये नहीं है, ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बेटा? डी है। अब आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। 2-methyl butane 2-ol can be obtained by the acid catalyzed hydration of। अर्थात हमें बताना है कि 2-methyl butane 2-ol can be obtained by the acid catalyzed hydration। इनमें से किसके एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन से हमें 2-methyl butane 2-ol का फॉर्मेशन होगा। तो ध्यान दें बेटा, ये आपका एक डिहाइड्रेशन का प्रोसेस है। तो यहां पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि एल्कीन जो है उससे एल्कोहल बनाने के 3 मेथड है। एल्कीन से एल्कोहल बनाने के लिए हम 3 डिफरेंट रिएजेंट्स को यूज करते हैं। उनमें से सबसे पहला है एडिशन ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड मीडियम। सेकंड है ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, जिसके अंदर हम मर्क्यूरिक एसीटेट और वाटर का एडिशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ THF फर्स्ट स्टेप में। और सेकंड स्टेप में यहाँ पर हम NaBH4 सोडियम बोरो आयोडाइड रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं। और थर्ड आता है आपका क्या नाम है, HBO हाइड्रो बोरेशन ऑक्सीडेशन। इसके फर्स्ट स्टेप में हम बोरेन और THF, और जो सेकंड स्टेप है उसके अंदर हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में बेसिक मीडियम में ऑक्सीडेशन करते हैं। इनमें से जो आपका फर्स्ट है, इस फर्स्ट के अंदर तो हम MKW मार्कोनी ऑफ रूल का फॉलो करते हैं। सेकंड के भी अंदर भी हम मार्कोनी ऑफ रूल का फॉलो करते हैं, और थर्ड वाले में एंटी मार्कोनी ऑफ रूल का फॉलो करते हैं। यहाँ पर ध्यान दें, इंटरमीडिएट कार्ब कैटायन बनता है
यहाँ पर इंटरमीडिएट साइक्लिक कैटायन का फॉर्मेशन होता है और यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट बनती है। इसलिए फर्स्ट वाले में रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, बट सेकंड में रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। और फर्स्ट जो कंडीशन है उसके अंदर पॉसिबिलिटी है कि 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, सेकंड वाले में पॉसिबिलिटी है कि 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, और थर्ड वाले में पॉसिबिलिटी है कि 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। तो ये तो मैंने इनका थोड़ा बहुत आपको इंट्रोडक्शन दिया है कि किस तरह से हम क्या करते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है कि 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओल किससे बनेगा। तो पहले तो हम 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओल का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, और 2 पर अल्कोहल है तो 2 पर ये OH लगा दिया मैंने, और 2 पर ही मिथाइल है और यहाँ पर ही हम ये मिथाइल ग्रुप मैंने ऐड कर दिया। अब आपको बताना है कि इसका फॉर्मेशन इनमें से किससे होगा। आप देखिएगा यहाँ पर अल्कोहल जिस कार्बन पर है वो कार्बन कौन सा डिग्री है बेटा, 3 डिग्री कार्बन है। कौन सा डिग्री कार्बन है बेटा, 3 डिग्री कार्बन है। और अगर 3 डिग्री कार्बन है तो इसका मतलब यहाँ पर जो एल्कीन का फॉर्मेशन होगा वो एल्कीन या तो यहाँ पर होगा या यहाँ पर होगा। तो यहाँ से 2 टाइप की एल्कीन की पॉसिबिलिटी है। वो एल्कीन आपकी या तो ये हो सकती है, या फिर यहाँ पर जो एल्कीन है वो एल्कीन आपका ये भी हो सकता है। दोनों में से कोई सा भी एल्कीन हो, दोनों से जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओल होगा। क्योंकि जब हम यहाँ पर रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर ये वाला केटाइन बनेगा जो कि 3 डिग्री मोर स्टेबल है, और यहाँ पर भी यही केटाइन बनेगा जो कि मोर स्टेबल और 3 डिग्री है। तो बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन आपका रॉन्ग है, सेकेंड ऑप्शन भी आपका रॉन्ग है, थर्ड ऑप्शन आपका राइट है, जो कि आपके थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो इस वाला पार्ट है। तो यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन अगर हम लेंगे तो थर्ड ऑप्शन में इसका एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन करने पर हमें 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओल ऑब्टेन होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बेटा थर्ड। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द पिरिमिडिन बेस प्रेजेंट इन डीएनए। हमें बताना है कि डीएनए के अंदर कौन सा पिरिमिडिन बेस होता है। तो मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि जो डीएनए होता है उस डीएनए में 2 टाइप के नाइट्रोजनी बेस होता है। एक तो होता है प्यूरिन और एक आपका होता है पिरिमिडिन। प्यूरिन और पिरिमिडिन 2 हैं। प्यूरिन के अंदर 2 होते हैं, एडेनिन और गावानिन, और पिरिमिडिन में 2 होते हैं, साइटोसिन और थाइमिन। तो डीएनए में टोटल 4 नाइट्रोजनी बेस है, एडेनिन, गावानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। बट आरएनए जो होता है उसके अंदर भी हम 2 टाइप के ही नाइट्रोजनी बेस पढ़ेंगे, एक प्यूरिन है और एक आपका पिरिमिडिन है। प्यूरिन के अंदर वहां पर भी एजी, एडेनिन, गवानिन होता है, पिरिमिडिन में साइटोसिन और थाइमिन। बट वहां पर थाइमिन के स्थान पर क्या होता है, यूरेसिल होता है। तो डीएनए में जो 4 नाइट्रोजनी बेस हैं, एडेनिन, गवानिन, साइटोसिन, थाइमिन है, जिनके अंदर ए और आपका जो टी है वो और जी और सी इनके बीच में बाइंडिंग है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, दैट पिरिमिडिन बेस प्रेजेंट इन डीएनए, साइटोसिन और थाइमिन इसका आंसर है। तो फर्स्ट तो साइटोसिन यूरेसिल, यूरेसिल आरएनए में होता है, साइटोसिन थाइमिन बी आंसर आपका राइट है। साइटोसिन गवानिन, गवानिन पिरिमिडिन नहीं प्यूरिन है, और साइटोसिन एडेनिन, एडेनिन आपका पिरिमिडिन नहीं प्यूरिन है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा, बी होगा। अब आप चाहो तो यहां से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है CH3COOH एसिटिक एसिड, इसका रिडक्शन करना है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ला के साथ। तो ध्यान दे बेटा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आर द पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। ये आपका पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है और ये यहां से इसका रिडक्शन करेगा। तो आपके पास फर्स्ट जो बनेगा वो होगा कि एसिड के रिडक्शन के वाया अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहां से आपके पास ए जो बनेगा वो बनेगा इथाइल अल्कोहल। अब इस पर I2 प्लस NaOH, I2 प्लस NaOH रिएजेंट जो होता है इसको बोलते हैं आइडोफॉर्म रिएक्शन। क्या बोलते हैं बेटा इसको, इसको बोलते हैं आइडोफॉर्म रिएक्शन। तो इट इज द पार्ट ऑफ आइडोफॉर्म रिएक्शन।
और आइडोफॉर्म रिएक्शन वो कार्बोनिल कंपाउंड जिनके अंदर अल्फा पोजीशन पर मिथाइल हो, अर्थात C डबल बॉन्ड हो, जिनके पास ये कार्बोनिल ग्रुप होता है वो, या फिर जिनके पास CH3 CH2OH और ये वाली जो फॉर्म होती है, तो जिनके पास CH अर्थात जिनके पास बीटा पोजीशन पर मिथाइल हो और कार्बोनिल में अल्फा पोजीशन पर मिथाइल हो, ऐसे ग्रुप ही हमेशा आइडोफॉर्म शो करते हैं। और इनके अंदर जब आइडोफॉर्म रिएक्शन होता है तो यहाँ पर आइडोफॉर्म रिएक्शन 2 स्टेप्स में होती है, जिसके अंदर पहला स्टेप हेलोजिनेशन है और सेकंड स्टेप आपका हाइड्रोलाइसिस है। पहले हेलोजिनेशन होगा और सेकंड में उसका हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। बट अगर वहां पर अल्कोहल है तो उसके अंदर 3 स्टेप होगा। पहला स्टेप जो होगा उसके अंदर ऑक्सीडेशन होगा, सेकंड जो स्टेप होगा उसके अंदर हेलोजिनेशन होगा, और जो थर्ड स्टेप होगा उसके अंदर हाइड्रोलाइसिस होगा। तो 3 स्टेप के अंदर ये होगी। अभी यहाँ पर अल्कोहल है तो इसका 3 स्टेप होगा डिफरेंट डिफरेंट। तो सबसे पहले हमारे पास देखो यहाँ पर जो गिवन है वो है CH3 CH2OH इथाइल अल्कोहल। सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन होगा और इथाइल अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनेगा। अब एल्डिहाइड का हेलोजिनेशन होगा, जिसके अंदर जितने भी आपके अल्फा हाइड्रोजन है वो सारे रिप्लेस हो जाएंगे, और यहाँ पर CI3, क्योंकि यहाँ पर आयोडीन है तो यहाँ पर CI3 C डबल बॉन्ड OH ये हो जाएगा हेलोजिनेशन, अर्थात ऑल अल्फा हाइड्रोजन आर रिप्लेस बाय हेलोजन। अब यहाँ से इसका हाइड्रोलाइसिस होगा। जब इसका हाइड्रोलाइसिस होगा तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, यहाँ पर H होगा और यहाँ पर OH होगा। तो यह वाला जो पोर्शन है वो तो आपका CHI3 आइडो फॉर्म में चेंज हो जाएगा, अर्थात हेलो फॉर्म में, और आपका जो रिमेनिंग पार्ट है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास जो बी प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3I हेलो फॉर्म, और ए जो बनेगा वो बनेगा इथाइल अल्कोहल। अब वो कह रहा है कि जो आपके पास आइडोफॉर्म बना है, एलोफॉर्म जो बना है, उसका एजी पाउडर के साथ रिएक्शन करना है। तो ध्यान दे बेटा, ये एजी पाउडर के साथ जो रिएक्शन है ये इट इज द पार्ट ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। यहाँ पर 6 मोल एजी पाउडर यूज होंगे, और ये आपका एक एलिमिनेशन रिएक्शन का पार्ट है, जहां से एलिमिनेशन रिएक्शन होगी और ये वाला पार्ट रिमूव हो जाएगा, और इसके वाया CH ट्रिपल बॉन्ड CH एसिटिलीन गैस का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इसका फाइनल आंसर होगा बेटा C2H2, अर्थात C2H2 का मतलब हो गया CH ट्रिपल बॉन्ड CH एसिटिलीन गैस का फॉर्मेशन होगा। अब आप चाहे तो यहां से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में डिस्कस करेंगे कि एल्डिहाइड विद एन हाइड्रोजन फॉर्म, अर्थात एल्डिहाइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है। तो ये आपके एल्डिहाइड अर्थात कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन है। तो थोड़ा सा मैं इसके पहले बारे में आपको इंट्रोडक्शन दे दूं। ये आपका NAR न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, बट ये 2 टाइप का रिएक्शन होता है, जहां पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और एलिमिनेशन दोनों ही प्रोसेस होते हैं, इसलिए इसको हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, जिसके अंदर पहले एड होगा और उसके बाद में वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पर रिमूव होगा। क्या होता है इसका मैकेनिज्म? तो एल्डिहाइड में ले लेता हूं RHC डबल बॉन्ड O, इस पर रिएक्शन करते हैं हम कोई भी अमोनिया डेरिवेट। तो ये अमोनिया डेरिवेट लिया मैंने, यहाँ पर ये आपके न्यूक्लियोफाइल और ये आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यू होगा यहाँ पर, अर्थात यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल है वो तो होगा NHZ और H+, ये इलेक्ट्रोफाइल होगा। जब यहाँ रिएक्शन होगी तो RHCOH और NHZ ये एडिशन प्रोडक्ट बनेगा, और ये पहला स्टेप हुआ इसमें भी एडिशन का। अब सेकेंड स्टेप में यहां से क्या होगा, ये वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएगा, अर्थात सेकेंड स्टेप होगा अब यहाँ पर बेटा एलिमिनेशन होगा, तो यहां से एलिमिनेट हो जाएगा। और ये पहला स्टेप आपका एडिशन हुआ है, और इसके अंदर अटैक कौन कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल, इसलिए इसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, जहां से वाटर रिमूव हो रहा है तो यहाँ पर एलिमिनेशन होगा, और इसके वाया आपके पास इमाइन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। अब हमें यहाँ पर रिएक्शन करवाना है हाइड्रोजन के साथ, तो बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो ये एल्डिहाइड है, इस एल्डिहाइड का रिएक्शन करूंगा मैं हाइड्रोजन के साथ, तो ये हाइड्रोजन है,
अगर हाइड्रोजन के साथ इसका रिएक्शन होगा तो यहाँ से H2O वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएगा और आपका जो रिमेनिंग पार्ट है RH3 डबल बॉन्ड एंड NH2 ये बनेगा और इस हाइड्रोजन का जो ये पार्ट है इसको बोला जाता है हाइड्रेजोन। क्या बोलते हैं इसको हम? हाइड्रेजोन बोलते हैं। तो बताओ इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा? हाइड्रेजोन होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बेटा आपका फर्स्ट। ध्यान रखना ये एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन का पार्ट है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में डिस्कस करेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 19 है कि इन द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 और SN2 इन दोनों रिएक्शनों में रिएक्टिविटी ऑफ RH फॉलोइंग द सीक्वेंस, आपको RH की रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताना है। तो ध्यान दे, आपको मैं क्लियर कर दूं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है वो एल्किल हैलाइड्स में होती है। तो यहाँ से ये एल्किल हैलाइड है, इसकी रिएक्शन जब हम न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में कराते हैं तो ये न्यूक्लियोफाइल X को रिमूव करता है और यहाँ पर RNU और X माइनस हो जाता है। अब यहाँ पर अगर ये X जो है इसको बोलते हैं लिविंग ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको? लिविंग ग्रुप बोलते हैं। और अगर ये बेटर लिविंग ग्रुप होगा तो आपको पता है इजिली रिमूव होगा, और अगर इजिली रिमूव होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी फास्ट होगा। तो यहाँ पर आपका लिविंग ग्रुप बेटर होना चाहिए ताकि रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो? फास्ट हो। तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट तभी होगी जब आपका लिविंग ग्रुप बेटर होगा। अब आप देखो यहाँ पर X में क्या क्या हो सकता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। जब यहाँ से फ्लोरीन F माइनस के रूप में हटेगा और एक आयोडीन माइनस के रूप में हटेगा, आप देखो आयोडीन का ड्यू टू लार्जर इन साइज, ये लार्जर इन साइज में होने की वजह से मोर स्टेबल होता है। और अगर मोर स्टेबल होगा तो आपको पता है क्या होगा? मोर फॉर्मिड भी होगा। और अगर मोर फॉर्मिड होगा तो आपको पता है बेटा ये बेटर लिविंग ग्रुप भी होगा। तो यहाँ पर जो बेटर लिविंग ग्रुप होता है वो आयोडाइड होता है। एक तरीका तो इसको एक्सप्लेन करने का यह है। दूसरा अगर हम यहाँ पर कहें तो हम ये बोलेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लीव अवेबिलिटी है। किस पे डिपेंड करेगी? लीव अवेबिलिटी पर। और लीव अवेबिलिटी जो होती है वो एसिडिक स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो मुझे आप बताइएगा कि F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस में से I माइनस जो होता है वो बेटर आपका एसिडिक ग्रुप होगा, अर्थात कॉन्जुगेटेड बेस है ये, इसलिए यहाँ पर आयोडाइड वाले की रिएक्टिविटी सबसे फास्ट होगी। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी आयोडाइड, उसके बाद ब्रोमाइड, उसके बाद क्लोराइड और सबसे लीस्ट किसकी होती है? फ्लोराइड की होती है। तो बताइएगा इसमें कौन सा आंसर राइट है? तो इसका फर्स्ट आंसर आपका राइट है, आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड। क्योंकि यहाँ से आयोडाइड इजिली रिमूव होगा, क्योंकि आयोडाइड में आयोडीन का साइज लार्जर है, इसलिए नेगेटिव चार्ज को मोर डिस्ट्रीब्यूट करेगा और मोर स्टेबल होगा, इसलिए इजिली फॉर्मिड होगा। जबकि यहाँ पर फ्लोरीन का साइज स्मॉलर है और फ्लोरीन का साइज स्मॉलर होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी कम होगी। अगर स्टेबिलिटी कम होगी तो ये आपको पता है लेस फॉर्मिड होगा, और अगर लेस फॉर्मिड होगा तो लेस रिएक्टिव भी होगा। अब कई बच्चों के दिमाग में बात आती है कि सर आपने यहाँ पर साइज को कंसिडर क्यों किया है? यहाँ पर हमने कंसिडर फैक्टर साइज रखा है, En को कंसिडर नहीं किया, क्योंकि ये एक ही ग्रुप के हैं और जब एक ही ग्रुप के एलिमेंट होते हैं तो ग्रुप के अंदर हमेशा साइज को हम कंसिडर करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंसिडर नहीं करते, क्योंकि पीरियड में हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ग्रुप में साइज कंसिडर होता है। इसलिए आयोडाइड माइनस बेटर लिविंग ग्रुप होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा फर्स्ट। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, और क्वेश्चन नंबर 23 बेटा इंटीजर का क्वेश्चन है। इंटीजर वालों में नेगेटिव नहीं होता, आपको ये ऐसे क्वेश्चन हमेशा करने होते हैं। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग ईथर्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय द विलियमसन ईथर सिंथेसिस, अर्थात इनमें से कौन सा विलियमसन ईथर सिंथेसिस से नहीं बनता। तो सबसे पहले तो मैं कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दूं कि विलियमसन ईथर सिंथेसिस क्या है। आपका एल्किल हैलाइड है, इस एल्किल हैलाइड का रिएक्शन किया जाता है सोडियम एल्कोक्साइड के साथ,
और जब यहाँ से रिएक्शन होती है तो ये X यहाँ से हट जाता है, ये न्यूक्लियोफाइल है जिस पर अटैक करता है, इट इज द पार्ट ऑफ NSR, और NSR में भी SN2 का पार्ट है बेटा, और SN2 का पार्ट होने की वजह से यहाँ पर ROR ये ईथर का फॉर्मेशन होता है। अब अगर ये SN2 है तो इसके लिए सबसे पहले इसकी रिएक्टिविटी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि SN2 रिएक्शन की रिएक्टिविटी का ऑर्डर 1 2 3 होता है, क्राउडिंग इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर एल्किल हैलाइड आपका 1 डिग्री एल्किल हैलाइड होना चाहिए, और आपका जो एल्कोक्साइड है वो 3 डिग्री एल्कोक्साइड की फॉर्म में होना चाहिए। ये इसके लिए बेटर कंडीशन है। तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस का सबसे बेटर जो कंडीशन है उसके अंदर एल्किल हैलाइड 1 डिग्री और सोडियम एल्कोक्साइड 3 डिग्री होना चाहिए। बट अगर यही कंडीशन ऐसे हो जाए कि अगर 3 डिग्री एल्किल हैलाइड और 1 डिग्री सोडियम एल्कोक्साइड है तो वहां पर नो रिएक्शन, अर्थात वहां पर रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, अर्थात यहां से वो रिएक्शन नहीं होगी जिसके अंदर आपका एल्किल हैलाइड 3 डिग्री है। कहने का मतलब मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये ऑक्सीजन है, इसके इस साइड भी R है, इस साइड भी R है। अगर इसके दोनों साइड 3 डिग्री कार्बन है, अगर दोनों साइड 3 डिग्री कार्बन है तो वहां पर इसका फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। तो बताइएगा इसमें से कौन कौन सा ईथर जो है उसका फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। तो देखिएगा सबसे पहला जो दे रखा है CH3O C2CH3, बिल्कुल यहाँ पर हम मिथाइल मिथाइल हैलाइड का रिएक्शन जो है वो C2H5ONA सोडियम एल्कोक्साइड के साथ करेंगे, इस ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। सेकंड है आपका एनिसोल। क्या एनिसोल का फॉर्मेशन भी पॉसिबल है? बिल्कुल, यहाँ पर भी इसका फॉर्मेशन पॉसिबल हो जाएगा। यहाँ पर हम CH3X मिथाइल हैलाइड और इसका रिएक्शन करेंगे सोडियम फिनॉक्साइड के साथ, तो यहाँ पर भी इसी तरह का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट नंबर 3। आपको पता है बेटा नेक्स्ट नंबर 3 जो ईथर है उसका फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो भी आपका कार्बन होगा वो एक प्रकार से 3 डिग्री का पार्ट हो गया, और 3 डिग्री का पार्ट होने की वजह से यहाँ पर इसका फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। फोर्थ वाले का फॉर्मेशन भी पॉसिबल है। फोर्थ वाले में हम यहाँ पर मिथाइल क्लोराइड प्लस इथाइल क्लोराइड प्लस सोडियम इथोक्साइड यूज करेंगे, तो इस ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। और फिफ्थ वाले में देखिएगा, फिफ्थ वाले में आपके ये दोनों ही कार्बन 3 डिग्री का पार्ट है, और अगर ये दोनों ही कार्बन 3 डिग्री है तो आपको पता है यहाँ पर भी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, अर्थात ऐसे ईथर का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। तो बताओ यहाँ पर कितने ईथर का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है? तो यहाँ पर 2 ईथर का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है, एक तो आपका नंबर 3rd और एक आपका नंबर 5th। इसी के साथ आपका इक्वेशन कंप्लीट होता है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में है हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इट इज substituent at ortho and para position of chlorobenzene increase its reactivity toward the NSR। हमें हेलो एरिंज की NSR के रेस्पेक्ट में रिएक्टिविटी के ऑर्डर के बारे में बात बतानी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको देखो कॉन्सेप्ट क्लियर करूं कि ये आपका हेलो एरिंज है, और हेलो एरिंज जो होते हैं वो NSR नहीं करते। ऐसा क्यों? क्योंकि इस हेलोजन पे जो लोन पेयर है वो लोन पेयर रेजोनेंस में इंक्लूड होते हैं, और रेजोनेंस में इंक्लूड होने की वजह से यहाँ पर पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, और पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से ये NSR नहीं करता। और अगर दूसरा रीजन में देखूं तो अगर यहाँ से X ग्रुप हटता है तो यहाँ पर फिनाइल कैटाइन का फॉर्मेशन होता है, और हमें पता है कि फिनाइल कैटाइन की जो है वो स्टेबिलिटी नहीं होती, अर्थात वो एट लीस्ट स्टेबल होता है, और लीस्ट स्टेबल होने की वजह से NSR नहीं करता। बट हमें यहाँ पर हेलो एरिंस के साथ NSR करना है। तो आपका ये जो हेलो एरिंस है ये NSR कब करता है? अगर इसके ऑर्थो पेरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप लग जाता है तो ऐसी कंडीशन पर रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी तो न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक करेगा, और यहाँ पर आपका जो NSR है वो पॉसिबल हो जाएगा।
क्योंकि इट इज द पार्ट ऑफ एरोमेटिक SN1। ये आपके एरोमेटिक SN1 रिएक्शन का पार्ट है। तो ध्यान दें, इसके लिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप होना चाहिए, चाहे वो एर्थो पर पोजीशन पर हो चाहे पैरा पोजीशन पर हो, क्योंकि अगर उसके ऑर्थो पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप होगा तो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी, और रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होने से न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक करेगा, और ऐसी कंडीशन पर रिएक्शन आपका पॉसिबल है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप के साथ ही ऐसा होगा, अदरवाइज ऐसा नहीं है। क्यों होता है उसका रीजन मैं बता दूं। जैसे आपके पास मैं थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म के बारे में आपको बता दूं। ये हेलो एरिन्स है और यहाँ पर मैंने कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप लगा दिया। सबसे पहले आपके पास ये न्यूक्लियोफाइल है, ये अटैक करेगा। ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कब करेगा, जैसे सपोज दैट यहाँ से मैं इस बॉन्ड को ब्रेक कर देता हूँ तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, और ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा। जैसे न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा तो आपके पास नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो ये हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर जो इंटरमीडिएट है वो कार्बेनाइन बनेगा। क्या बनेगा बेटा, इंटरमीडिएट कार्बेनाइन। और ये कार्बेनाइन जो है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज भी होगा। आप देख लीजिएगा, इस कार्बेनाइन में जो रेजोनेंस होगा वो स्टेबलाइज होगा, नेगेटिव सिग्मा पाई सिग्मा फिर पाई। और यहाँ पर जो ये नेगेटिव चार्ज जब यहाँ पर आएगा तो इसको इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप की एडवांटेज भी मिलेगी। इसलिए इस रिंग के अंदर यहाँ पर जो इंटरमीडिएट बन रहा है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप द्वारा स्टेबलाइज हो रहा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप की प्रेजेंस में यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। ये इसका फर्स्ट स्टेप है। और अब यहाँ अगर मैं सेकंड स्टेप की बात करूं तो सेकंड स्टेप में यहाँ से आपका ये लिविंग ग्रुप हट जाता है और ये नेगेटिव चार्ज वापस शिफ्ट हो जाएगा, और लिविंग ग्रुप हटने से और आपके पास नेगेटिव चार्ज वापस होने से यहाँ न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा और यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप आ जाएगा और ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर वो देखना है कि कौन कौन सा इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप है। जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप है अर्थात जिनका -M या -I इफेक्ट ऑब्जर्व होता है वही रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो देखो फर्स्ट है CN साइनाइड। आपको पता है साइनाइड इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप की तरह कार्य करता है, तो इसकी प्रेजेंस में रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। मिथाइल की प्रेजेंस में रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ेगा, इसकी प्रेजेंस में भी रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ेगा क्योंकि ये EDG का काम करता है, ये भी आपके EDG का काम करता है। हाँ, एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप है। NO2 की प्रेजेंस में रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा क्योंकि ये भी आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप है। बट OCH3 की प्रेजेंस में रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ेगा क्योंकि ये आपका EDG ग्रुप है। तो बताइएगा यहाँ पर आंसर क्या होगा, 1 2 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बेटा 3। इसी के साथ आपका NTA IIT JEE मेंस पेपर नंबर 21 का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि शायद आपको वीडियो पसंद आया होगा क्योंकि मैंने हर क्वेश्चन को उसके कॉन्सेप्ट के साथ एक्सप्लेन किया है। अगर बेटा आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करो ताकि आपके पास न्यू नोटिफिकेशन आता रहे।